नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप मेरे वीडियोस को अगर शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दिक्कत आएगी तो मेरे से सॉल्व करवाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो निसंदेह आप A+ ग्रेड हासिल करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो देखिएगा, इसमें जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 वो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। इसे कहते हैं हिंदी में, डायरेक्ट को प्रत्यक्ष एवं बेंडिंग को बोलते बंकन, स्ट्रेस को बोलते प्रतिबल। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। मैंने आप लोगों के लिए इसमें अच्छे नोट्स तैयार किए हैं, लेकिन पहले अभी खाली पन्ने पे पढ़ा रहा हूँ। आप ये समझ लें कि जो हमारा सिलेबस है वो ये है। ये जो आपका चैप्टर है ना, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि प्रत्यक्ष एवं बंकन प्रतिबल, आपके लिए ये साफ साफ कहा है कि केवल वर्टिकल मेंबर्स के लिए ही आपके कोर्स में है। कई बार हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए भी होता है, जिसमें कि टेंशन होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस। हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी इस वीडियो में। लेकिन आपके सिलेबस में केवल वर्टिकल मेंबर्स के लिए है। ये सिलेबस का है, ये कोई मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। वर्टिकल मेंबर क्या होते हैं? कॉलम्स, स्तंभ, यानी कि ऊर्ध्वाधर अवयवों के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉलम्स या स्तंभ। अब ये चैप्टर कुल मिला के 7 भागों में बटा हुआ है सिलेबस के हिसाब से। 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, यानी ये 1.2 है ना, इसके भी हमने बाद में 7 भाग कर दिए। 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127। 1 जो पॉइंट है पहला, वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सियल एंड एसेंट्रिक लोड्स। ये जो अक्षीय भार होते हैं और उत्केंद्रित भार होते हैं ना, उनका परिचय देना है, हम आपको भी देंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल लोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट्रिक लोड, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा है एसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। देखिए, आपके कोर्स में केवल जो एक एक्सिस है उसके अबाउट एसेंट्रिसिटी वाले सवाल कोर्स में, अबाउट बोथ एक्सिस कोर्स में नहीं है। हालांकि मैं आपको बोथ एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिसिटी क्या होती है, यानी कि दो एक्सिस होते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस, उनके अबाउट एसेंट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा जरूर, ताकि आपको पता पड़े। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो या तो एक्स एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिसिटी होगी या वाई की अबाउट होगी। तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा एसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस ओनली, वो एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है। और एसेंट्रिसिटी क्या होती है वो हम आपको बताएंगे 1.1 पॉइंट के अंतर्गत। अभी जाएंगे सारा ये करके। उसके बाद आएगा इसमें नेचर ऑफ स्ट्रेसेस। जब डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस की नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। आपको बता दूं, दो ही प्रकृति इसमें संभव है, या तो टेंशन या कंप्रेशन, बस, तीसरी कोई नहीं होगी। कैसे क्या हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आज। फिर ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, कि जब डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस लगती है तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी और मिनिमम कितनी होगी। पी मैक्स एंड पी मिनिमम, स्मॉल पी मतलब स्ट्रेस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में एक बात बता दूं
कि डायरेक्ट स्ट्रेस में बेंडिंग स्ट्रेस जोड़ दें, वो बनेगी मैक्सिमम, और डायरेक्ट स्ट्रेस में से बेंडिंग स्ट्रेस घटा दे, वो बनेगी मिनिमम। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखें, और इनको भी मैं प्रूव करने वाला हूँ आने वाले कुछ समय में इसी वीडियो में। लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस की बात चल रही है। फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, कि व्हाट इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस, यानी कि जो कॉलम के बेस पर परिणामी प्रतिबल कितना होगा, व्हाट इज रिजल्टेंट स्ट्रेस, और उसकी नेचर क्या होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वितरण कैसा होगा, ये हम सभी इसी वीडियो में करने वाले हैं आज। फिर है कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, कॉलम के बेस पर जो एक्सट्रीम फाइबर है, जो न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर पॉइंट है, दूर जो परत है, उसकी बात चल रही है। वहां पर टेंशन ना हो, तनाव नहीं हो, यानी कि जीरो स्ट्रेस हो, या ना तो टेंशन हो ना कंप्रेशन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये भी हम इस वीडियो में करेंगे आज। फिर लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता की सीमा, वो भी आज हम इसी वीडियो में, एक्चुअली मैं पूरी थ्योरी आपको इस एक वीडियो में समझाना चाहूंगा आज की डेट में, इसी वीडियो के अंदर। और ये कुल मिला के मैंने इसके लिए 10 पेज कंप्लीट किए आप लोगों के लिए, 10 पेजेस। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने हर चीज को समझाने की कोशिश की है। और कोई क्वेश्चन कब कब आया है वो भी लिखा है, जैसे ये क्वेश्चन है मध्य तिहाई नियम, या कि मिडिल थर्ड रूल, ये 2017, 2015, 2013, 2012, 2010, दो इस प्रकार से इसे मैंने लिखा है यहाँ पर हर चीज को। तो ये अभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो करीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास होगा। अब इसको शुरू से आखिर तक देखें तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे एग्जाम के। फिर आपको दूंगा एक में एक्सरसाइज करने के लिए। तो लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, यानी कि जो उत्केंद्रता है उसकी सीमा क्या होगी, यानी इससे अधिक उत्केंद्रता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ हम समझेंगे। उसके बाद आता है कोर ऑफ सेक्शन और रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कोई कॉलम है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर रेक्टेंगुलर है तो उसका कोर सेक्शन क्या होगा, या उसके सेक्शन का कोर, यानी कि वो पोर्शन जिसके अंदर कभी भी टेंशन नहीं होता है, उसे कहते हैं कोर पार्ट। अगर सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो वो कैसा होगा, और सेक्शन सर्कुलर है तो वो कैसा होगा। ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, इसके अंतर्गत आता है मध्य तिहाई नियम, मिडिल थर्ड रूल। और ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसके अंदर आता है मध्य चौथाई नियम, मिडिल फोर्थ रूल। क्योंकि इसकी जो होती है उत्केंद्रता वो D/8 होती है, और D/8 में D/8 जोड़ेंगे ना, डायमीटर का 8वां हिस्सा, उसमें D/8 जोड़ेंगे तो D/4 आएगा। तो हम डिटेल में करेंगे इसी वीडियो में। आगे देखिए 1 2 7, ये मिडिल थर्ड रूल यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इस डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बातें आपको समझा दूं खाली पढ़ने पर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि खाली बोर्ड पे पढ़ाने में मजा ज्यादा आता है खाली पढ़ने पे, लेकिन वो लिखने का काम इसलिए किया था कि मैं काम फास्ट कर सकूं। देखिएगा, अगर हम कॉलम की बात करें, होता है ना कॉलम, देखिए भाई कॉलम तो ऐसा होता है, ये जमीन है, ये कॉलम की हाइट है, और ये कॉलम की एक्सिस है, और यहाँ लगता है कोई कॉलम पे कंप्रेसिव लोड P, बिल्कुल सेंटर में। अभी ध्यान देना, ये हमने जो बनाया ना अभी कॉलम का, ये एलिवेशन है, ये इट इज नॉट क्रॉस सेक्शन, ये एलिवेशन है जिसमें कॉलम की ऊंचाई दिख रही है आपको। लेकिन अब मैं अगर इसका प्लान बनाऊं, प्लान का मतलब अगर मैं इसको कॉलम को ऊपर से देखूं, तो ये कॉलम कुछ
ऐसा होगा ऊपर से देखने में, इस प्रकार से। और ये आप देखिएगा, ये है जैसे ना, ये रेक्टेंगल कह दो, स्क्वायर कह दो, जो भी शेप होती है वो बाद में जब सवाल करेंगे तभी। इसको फिलहाल रेक्टेंगल माने, और रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट ये है जहाँ दोनों डायगोनल्स मिलते हैं। आप ये समझिएगा, ये जो पी लोड है ये यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। ये मैं पी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं केवल एक डॉट दिखाऊंगा। यहाँ मैं ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ मैंने ऐसे दिखा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम प्लान देख रहे हैं और प्लान के अंदर कभी भी एरो ऐसे शो नहीं कर सकते हैं। एलिवेशन में शो कर सकते हैं, प्लान में नहीं। प्लान में केवल एक डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब यहाँ फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि अगर कोई लाइन वर्टिकल है ऊपर से देखेंगे तो एक बिंदु मिलेगा, एक डॉट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा आपको। क्या लग रहा है? तो ये हो गया एक्सियल लोड। कैसा हो गया? इट इज कॉल्ड एज एक्सियल लोड। अब जो एक्सियल लोड लगता है किसी कॉलम पर, तो केवल और केवल कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है। स्ट्रेस कैसी होती है? कंप्रेसिव। मान लीजिए ये जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन, इसकी जो विड्थ है वो बी है और जो डेप्थ है वो डी है। ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। विड्थ कितनी है इसकी? बी। डेप्थ कितनी है इसकी? डी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? बी इंटू डी। एरिया हो गया ना ये। अब स्ट्रेस कितनी होगी? स्ट्रेस होगी, फोर्स क्या लग रहा है? पी अपॉन बी डी। तो ये जो होता है इसको स्मॉल पी जीरो कहते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्ट्रेस, प्रत्यक्ष प्रतिबल, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द कॉलम। अब मैं बात करता हूं बेंडिंग स्ट्रेस की। तो बेंडिंग स्ट्रेस की जब बात करेंगे ना, तो एक टर्म आती है एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। आपके कोर्स में साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैंने सिलेबस के पॉइंट लिया है। क्या इसमें लिखा हुआ है? एसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। लेकिन आपको समझाऊंगा मैं दोनों के बारे में। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। अब अगर मान लीजिए यहां लोड लगा हुआ है, कहाँ? यहाँ पे ये पी यहाँ लगा हुआ है, एक्स एक्सिस पर ही लगाइए। दिस लोड इज अप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस। जिस एक्सिस पे लोड लगता है उस एक्सिस के अबाउट कोई एसेंट्रिसिटी नहीं होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही लगा है। लेकिन वाई एक्सिस से दूर है। देखिए ये वाई एक्सिस है और इससे ये पॉइंट इतना दूर है, इतना ये दूरी है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। इसे कहते हैं उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी। तो ये जो एसेंट्रिसिटी है ये अबाउट वाई एक्सिस है। when load is applied on x-axis, when load is applied on x-axis, then it is said that eccentricity is about y-axis. अब मान लीजिए वही आपका कॉलम है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पर मान लो लोड यहाँ लग रहा है, यहाँ पे y एक्सिस पर लग रहा है। द लोड इज ऑन y एक्सिस। तो ये उत्केंद्रता यानी कि एसेंट्रिसिटी किसके अबाउट होगी? एक्स के अबाउट। ये है ना एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये बिंदु इतना दूर है, ये वाला ई। इट इज एसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस।
क्योंकि एक्स एक्सिस से दूर, लेकिन लोड है आपका वाई एक्सिस पर, तो देर इज नो एनी एसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस बिकॉज लोड इज अप्लाइड ऑन वाई एक्सिस। जिस एक्सिस पर लोड लगता है उसके अबाउट एसेंट्रिसिटी नहीं होती है, और जिस एक्सिस से लोड दूर लगता है उसके अबाउट होती है। नाउ इट इज एसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज एसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब ये लोड यहां लगा हुआ है मान लीजिए, अब ये एक्स एक्सिस से भी दूर है और वाई एक्सिस से भी दूर है, दिस लोड इज away from x-axis as well as from y-axis. It means the eccentricity is about x-axis as well as about y-axis. जैसे ये x-axis है, इससे इतना दूर है, तो इसे कहेंगे ex. e मतलब eccentricity, x लिख दिया सफिक्स यानी कि ex यानी कि x एक्सिस के अबाउट, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली इसे कहेंगे ey, ये वाले क्योंकि y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी है। EY is eccentricity about y-axis and EX is eccentricity about x-axis. तो ये लोड जो है एसेंट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस है। पर ये केवल समझने की बात है, आपके क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं आएंगे क्योंकि सर्विस में नहीं है। क्वेश्चन आपके आएंगे कि और इस प्रकार के, या तो एक्स के अबाउट या वाई के अबाउट। अब क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, बेसिक बातें क्या होंगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्ट्रेस। व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस? प्रत्यक्ष प्रतिबल क्या होता है? P0 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है मैंने आपको BD। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। देखिए आपने पढ़ा होगा थर्ड सेम के अंदर चैप्टर 3 बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। चैप्टर जो था ना आपका थर्ड सेम, वो था बेंडिंग एंड शीयर स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो बेंडिंग स्ट्रेस के चैप्टर में एक फॉर्मूला था, M/I इज इक्वल टू F/Y इज इक्वल टू E/R। याद आया कुछ आपको? M/I इज इक्वल टू F/Y इज इक्वल टू E/R। इसमें जो ये F है ये बेंडिंग स्ट्रेस है, Y जिस जगह पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है उसकी न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, M है इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है बीम के ऊपर वो लिया जाएगा मैक्सिमम। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। उसमें बेंडिंग में और शीयर में हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट ही होता है सब कुछ। अगर आपको ये निकालना है F, अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, F इज इक्वल टू M/I इंटू वाई, M/I इंटू वाई। ओके, F इज इक्वल टू M, इट मीन्स F इज इक्वल टू, अब M क्या होता है? M होता है बेंडिंग मोमेंट। अब जब लोड लग रहा है एसेंट्रिक, तो वो जो लोड लगा ना P, उसको गुणा करते हैं एसेंट्रिसिटी से, तो वो बन जाता है मोमेंट। अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, मैं आपको अच्छे से फिगर बन के बताऊंगा, फिगर बना के बताऊंगा। तो M होता है P इंटू E, यानी जो लोड लग रहा है ना कंप्रेसिव, वो इंटू एसेंट्रिसिटी। I क्या होगा? I क्या होता है, हम नॉर्मली जो काम करते हैं वो आपको इस प्रकार से माननी पड़ेगी, ये आप हमेशा यहाँ मानिएगा, यहाँ पे ये मेरी राय है, लोडिया मानिएगा। यानी कि एसेंट्रिसिटी आपको हमेशा Y के अबाउट माननी है।
वो आपको जब सवाल करेंगे ना तब आपको बातें सारी समझ में आ जाएगी। हम हमेशा जिस एक्सिस के अबाउट एसेंसिटी है उसको ऐसा ही बनाएंगे बस। ये P है और ये आपका E है एसेंसिटी। अब चूंकि ये एसेंसिटी अबाउट वाई एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट वाई एक्सिस निकलेगा। आपको पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हुआ करता था थर्ड सेम के अंदर, आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बटा 12। भाई अगर ये बी है ये डी है तो बी डी क्यू बटा 12, लेकिन ये अबाउट एक्स एक्सिस होता था, हमको चाहिए वाई के अबाउट, तो ये डी है ना, ये डी बी क्यू बटा 12 हो जाएगा। तो जो आई है वो हमेशा होगा डी बी क्यू बटा 12। और वाई क्या है? वाई का मतलब है कि जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा है उसकी एक्सिस से जिसके अबाउट बेंडिंग बेंडिंग हो रही है उससे दूरी। बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है? वाई के अबाउट। इससे सबसे दूर पॉइंट कौन है? ये वाला या वो वाला, दोनों बराबर है। ये कितना बताया मैंने आपको? बी। टोटल कितना था ये? बी। तो यहाँ से दूर कितनी हो जाएगी? b/2। तो जो इसकी ये y की वैल्यू हो जाएगी b/2। तो देखिए ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12 PE इंटू बी, ये 12 ऊपर चला गया, PEB अपॉन 2 b³ d, 2 b³ मैं इसको भी लिख देता हूँ b, और b³ है ना b² कर देता हूँ, और ये d। मैंने v³ को b इंटू b² लिख दिया। ध्यान दीजिएगा मैं f निकाल रहा हूँ एक्चुअली। 12 ऊपर चला जाएगा, 12 PEB बटा 2, 2 DB³ था, इसको मैंने DB² इंटू बी लिख दिया ताकि एक भी कट जाए और ये 2 3 12 हो जाए। ये कितना हो जाएगा? 6 PE बटा b²d। आपको कुछ भी चीज रटनी नहीं है, तो ये तो मैं आपको थोड़ा बेसिकली समझा रहा हूँ अलग से ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। अभी मैं आपको नीट एंड क्लीन जो पेपर मैंने आपके लिए तैयारी किया उस पर समझाऊंगा, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये मैंने फॉर्मूला बनाया है के लिए या स्ट्रेस के लिए। अब ये एफ हो गया यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस। इस एफ को यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस को हम कई बार पीबी बोलते हैं। पी का मतलब स्ट्रेस और बी का स्ट्रेस, और जो होती है डायरेक्ट स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं P0। और P0 हमेशा होता है P/BD। ये P0 वो हो गया पीबी। अब हम इसी के बेस पर आगे सारी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको थोड़ा रफली समझाया है अलग पढ़ने पर ताकि समझ सिस्टमेटिक वे के अंदर जो मैंने आपके लिए मैटर तैयार किया उसको समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ अगले घंटे भर वीडियो पर और आप डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को कंप्लीटली समझ पाएंगे के अंदर। और अगली वीडियो से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा आप, ये पॉइंट समझा दिए थे। अब जरा मैं आपके लिए पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। पहला 1.1 इंट्रोडक्शन। एक्सियल लोड से डायरेक्ट स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखी हुई है, अब इंग्लिश में बोल देता हूँ। डायरेक्ट स्ट्रेस ऑलवेज हैपेंस ड्यू टू एक्सियल लोड्स। नेचर क्या होती है? या तो टेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, लेकिन आपके फिलहाल या कंप्रेशन ही होगा क्योंकि आपको वर्टिकल मेंबर दे रखे हैं क्वेश्चन में सिलेबस में। वर्टिकल मेंबर क्या होते हैं? कॉलम। तो कॉलम पे लोड आता है कंप्रेसिव। तो डायरेक्ट स्ट्रेस हम इस पूरे चैप्टर में जितने भी सवाल करेंगे उसमें कंप्रेसिव ही होगी या इट विल बी कंप्रेशन। ये बात चल रही है एक्सियल लोड की। अब बात करते हैं एसेंट्रिक लोड।
जिसे कहते हैं उत्केंद्रित भार। एसेंट्रिक लोड से बंकन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस आर ड्यू टू एसेंट्रिक लोड्स। ये 2013 का जो पेपर आया था ना बीटीआर का, उसके छोटे से क्वेश्चन का आंसर है ये। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी। क्वेश्चन था व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता का प्रभाव क्या होता है। तो एक लाइन में आंसर होता है कि उत्केंद्रता का प्रभाव बंकन प्रतिबल उत्पन्न करना होता है। द इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी इज टू प्रोड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस। अब इस बेंडिंग स्ट्रेस की नेचर क्या होती है। देखिए वो थी आपके स्ट्रेस डायरेक्ट, जो या टेंशन या कंप्रेशन, पर चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मेंबर्स की, कॉलम्स की, उसमें केवल कंप्रेशन होगा। लेकिन जब बात करते हैं ना बेंडिंग स्ट्रेस की, तो बेंडिंग स्ट्रेस की डायरेक्ट जो होती है, देखिए वहां मैंने और लगाया ओ या आइदर दिस और दिस, एंड नहीं, इट इज नॉट एंड, एवं नहीं है, ये ओ आर और है, यानी कि या है या अथवा है, तनाव अथवा संपीड़न, टेंशन और कंप्रेशन, यानी या तो टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, होगा कंप्रेशन नहीं, आप कॉलम की बात कर रहे हैं। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस में दोनों ही होती है। यहाँ लिखेंगे टेंशन एंड कंप्रेशन, या एंड लगाना है ए एन डी, या ओ आर और नहीं करना है, इसको या नहीं करना है। हम बोले हिंदी में अगर इसको, तो तनाव प्रतिबल भी होता है एवं तथा और संपीड़न भी होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की नेचर जो होती है वो टेंशन भी होती है और कंप्रेशन भी होती है। और डायरेक्ट स्ट्रेस की जो होती है वो केवल या तो टेंशन या कंप्रेशन, और कॉलम केस में केवल कंप्रेशन ही होती है। अब प्रत्यक्ष प्रतिबल को हम स्मॉल पी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट डायरेक्ट स्ट्रेस बाई पी जीरो। और बंकन प्रतिबल को पी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी लेके बी, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई पी बी। ये मैंने कहने की कोशिश की है। अगला पॉइंट, एसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस ओनली, ये साफ साफ का है। तो ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले रफ पेज पे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ लोड लगा हुआ है एग्जैक्टली सेंटर में, तो ये लोड हो गया एक्सएल। ये लोड लगा है कुछ हटके, ये किस पे लगा हुआ है, एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, तो उत्केंद्रता किससे हुई, वाई से, उसको हम बोल रहे ई वाई। ये लोड लगा हुआ है वाई एक्सिस पर, तो एसेंट्रिसिटी किसके अबाउट हुई, एक्स के अबाउट, इसलिए लिखेंगे ई एक्स। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये मैंने प्लान बताए हैं, और ये कॉलम के देखिए एलिवेशन बता दी मैंने आपको। ये बीच में ये कट लाइन क्यों दिखाते हैं, कट लाइन का मतलब कॉलम काफी ऊंचा होता है, हम इसको यहाँ कट लाइन दिखा देते हैं, ये पता लगे भाई ये कल को आप कहेंगे कि अरे ये देखो प्लान तो इसका इतना है और एलिवेशन ये, तो कोई खास फर्क ही नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन की लंबाई अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए आपको दिखने में लग रही है आपको 8 सेंटीमीटर, तो कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2.5-3 गुना ऊंचा है, ऐसा नहीं होता है। कॉलम की हाइट तो आप जानते हैं 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, और जो क्रॉस सेक्शन नाप होते हैं वो 200 mm, 300 mm, 400 mm कम ही होता है। तो कट लाइन का मतलब ये होता है कि कॉलम काफी ऊंचा होता है, हम उसको यहाँ एक कट लगा के छोड़ देते ताकि ये पता पड़े हाँ भाई ऊपर भी बढ़ रहा है। ये एसेंट्रिक, ये था लोड एक्सियल, देखो ये था लोड आपका एसेंट्रिक, ये भी एसेंट्रिक है। अब यहाँ एलिप्स में पता नहीं पड़ता कि एसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस है, वो पता पड़ता है प्लान से। ये देखिए मैंने क्या लिखा, अक्षीय भार, पहला केस अक्षीय भार, यानी कि एक्सियल लोड। ये है उत्केंद्रित भार, यानी कि एसेंट्रिक लोड, और ई वाई है एसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस, ये भी उत्केंद्रित भार है, और इसमें जो एसेंट्रिसिटी है वो अबाउट एक्स एक्सिस है, ई एक्स, ये ना ये ई एक्स, एक्स एक्सिस से दूरी, और वो ई वाई वाई एक्सिस से दूरी।
अब देखिए मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाता हूँ नेचर ऑफ स्ट्रेस के बारे में। देखिए जब लोड लगता है एसेंट्रिक तो उसको अपन ऐसे मानेंगे, समझा देता हूँ आपको अलग से। देखिए जैसे ये कॉलम है, मैं इसी कॉलम को अलग अलग 3 बार बना देता हूँ एक ही कॉलम को, ताकि उसका इफेक्ट आप समझ में आ जाए आपको। ये कॉलम की एक्सिस है, कॉलम एक ही है, इसको अलग अलग बार में बनाया। लोड लग रहा है यहाँ पे, लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लोड है एसेंट्रिक। अब हम इस एसेंट्रिक लोड को कैसे मानेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे कि आपको पता है अगर किसी भी फिगर के अंदर हम कोई चीज ऐड कर दें और उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दें, जितना जोड़े उतना ही घटाएं तो रिजल्ट वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 10 के अंदर में 5 जोड़ दूं 15 हो जाएगा, वापस 5 घटा दूं तो 10 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बार तो 20 हो गया ना, एक बार तो 10 और 5 15 हो गया ना, फिर वापस 5 घट गया, वो 10 रह गया। यहाँ क्या करते हैं, हमने अपनी मर्जी से एक फोर्स लगा दिया नीचे V इसके बराबर, और एक इसके नीचे ठीक रिवर्स लगा दिया P। आप समझ रहे हैं? ये जो P और ये P ये इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी काल्पनिक है, एक्चुअल नहीं है। ये मैंने सोचा कि एक फोर्स नीचे लगा दूं एक फोर्स ऊपर लगा दूं, क्यों? बैलेंस हो जाए। जितना नीचे लगाया उतना ऊपर लगा देंगे तो इसका, अगर हम वर्टिकल बैलेंस करेंगे सिग्मा V, तो मान लीजिए 10 यूनिट नीचे है और 10 यूनिट ऊपर है तो प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे, खत्म मामला। एक्चुअल तो वही लग रहा है। अब क्या किया हमने, इसको 2 भागों में बांटा। पहला पहला तो ये है आपका ये वाला P, ये दिख रहा है ये वाला। और दूसरा क्या किया, ये एक P ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, और एक ये जो नीचे लग रहा है ना ये वाला, समझ गया आप? देखो ये 3 P है ना, 1 2 3, ये देखो 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, ये P नीचे ये P ऊपर मैंने अपनी ओर से लगाया। हाँ नहीं था तो अकेला वो। अब क्या किया, ये जो P है ये तो यहाँ लिख दिया, यहाँ बना दिया। और ये जो P है एसेंट्रिक वो, और ये P जो मैंने अपने मन से किया था ये मैंने यहाँ बना दिया। नो, ये हो गया आपका स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस P0, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इसमें नहीं दिखेगा, एरिया होगा BD जो प्लान में दिखेगा। और ये आप समझ रहे हैं कि 2 फोर्सेज हैं इक्वल लेकिन ऑपोजिट और किसी डिस्टेंस पर, तो एक कपल बनाते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर। देखिए अगर कोई एक फोर्स P है और इसके ऑपोजिट एक फोर्स P लगा दिया जाए एक डिस्टेंस पर, इसके पैरेलल है ये दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन ये ऊपर है ये नीचे है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, अगर ये E हो तो कोई सा एक फोर्स ले लो P और इंटू E कर दो, इट इज मोमेंट। जो मोमेंट बना ना वो हो गया फोर्स इंटू एसेंट्रिसिटी। ये देखिए मैंने आपको बताया भी था, ये आपके एसेंट्रिसिटी थी यार, इट वाज एसेंट्रिसिटी E। ये देखिए ये E, अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये जो P ऊपर लग रहा है ये P नीचे लग रहा है, इनके बीच की आपस दूरी कितनी हो गई, E है कि नहीं है? तो दिस P इंटू E, दिस P इंटू E इज कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट। इसको अपन M कहते हैं, P इंटू E। फिर बाद में वो फॉर्मूला ना M अपॉन आई इज इक्वल टू F अपॉन वाई, इससे हम F निकालेंगे। मैंने आपको
ये समझने की कोशिश की है कि डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस किस प्रकार से उत्पन्न होती है एक एसेंट्रिक लोड के कारण। वापस यहाँ आ जाइए आप। तो देखिएगा, ये जो लोड था हमने एक यहाँ मान लिया, ये हो गया P0 निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया आपके बेंडिंग के लिए E। अब देखिए, हम हमेशा एक नोटेशन ध्यान रखेंगे कि जो कंप्रेशन होगा उसको प्लस कहेंगे, है ना। संपीड़न, संपीड़न मतलब होता है कंप्रेशन, NSC, ये प्लस रहेगा। तनाव, टेंशन, जिसे T कहते हैं, वो हमेशा माइनस में होगा। अब देखिएगा, मैंने दो अलग अलग फिगर बनाए। ये मैंने बनाया डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए, क्यों, ये अक्षीय भार है ना, ये अक्षीय भार जो लगता है वो तो यही लगता है, एग्जैक्टली बीच में लगता है, P यहाँ पर। तो ये B विड्थ, ये डेप्थ, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और ये बन गया आपका स्ट्रेस डायग्राम। P0, P0 मैंने बताया था आपको, फोर्स अपॉन एरिया। याद कीजिए, अगले पेज में लिखा होगा मैंने कहीं, हाँ ये रहा, देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, P अपॉन BD, ये हमेशा प्लस में होगा, ये P0 है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस है ना, ये पूरे कॉलम के क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म होती है, बराबर होती है, यानी ये नहीं है कि यहाँ कम यहाँ ज्यादा, ऐसा नहीं। थ्रोट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम रहती है। देखिए, हमने एक बना दिया रेक्टेंगल, ये हो गई डायरेक्ट स्ट्रेस। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। अब देखिए, बेंडिंग हो रही है अबाउट वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस के इधर P लग रहा है, इधर जिधर P लग रहा है ना, जिस साइड में, उधर की जो किनारी है, ये वाली एज, ये तो क्या होगी, दबेगी। आप जरा इमेजिन करें कि मैं, ये जो पेन दिख रहा है आपको, इससे यहाँ दबाऊं, इसको नीचे, नीचे दबाऊं, ये एज दबे, और वो एज क्या होगी, ऊंची उठेगी, और ये दबेगी। अगर ये लोड P इधर नहीं होके इधर होता, तो ये एज, ये किनारी दबती, वो किनारी उठती। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो एक्सिस के जिस तरफ लोड लगता है उस तरफ कंप्रेशन होता है, और जिधर नहीं लगता है उधर टेंशन होता है। यानी ये लोड जब यहाँ लग रहा है ना, तो वो जो एज है, ये वाली, ये दबेगी, और वो जो एज है, ये वाली, ये देखिए, ये किनारी, ये ऊंची उठेगी। ऊंची उठेगी यानी इसमें टेंशन होगा, दबेगी यानी कंप्रेशन होगा। तो यहाँ तो हो गया कंप्रेशन, और यहाँ हो गया टेंशन, नेचर अलग हो गई ना। देखिए यहाँ पे, ये पीवी का मतलब है बेंडिंग स्ट्रेस, और आप जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो होती है। ये देखिए, यहाँ पर जीरो है ये, तो यहाँ पर मैंने कंप्रेशन को प्लस माना था ना, तो ये देखो Pb, P का मतलब स्ट्रेस, B मतलब बेंडिंग, और जितनी स्ट्रेस यहाँ होगी उतनी ही यहाँ भी होगी, इक्वल होगी है। क्यों, क्योंकि जो ये वाई एक्सिस है ना, उससे जितनी दूरी इसकी है B/2, उतनी ही इसकी भी है B/2। तो दूरी बराबर है तो स्ट्रेस भी बराबर होगी। ये हो गया आपके Pb। ध्यान देना, डायरेक्ट स्ट्रेस में तो ऐसा बनता है डायग्राम, सिंपल रेक्टेंगल, और बेंडिंग स्ट्रेस में ऐसा बनेगा, कुछ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएंगे, सेंटर से होता हुआ आगे जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी Pb है, वो भी Pb है। अब देखिए आप, Pb कैसे निकाले, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट समझाया था। Pb होता है M/I/Y, क्योंकि इसमें I लेंगे I/Y, मैंने कहा ना, ये एसेंशियली अबाउट Y एक्सिस है, और I/Y होता है dB/12, मैं पहले सिखा चुका था, और Y होगा B/2, क्योंकि Y एक्सिस दूरी है ना, तो इधर जाएंगे, इधर B/2, उधर भी B/2, B/2,
ये मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका था, याद होगा आपको ये 6PE/V²D, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका था। ये देखिए 6PE/V² आपको लिखा चुका था सारा में के अंदर। तो 6PE/V²D। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये अगर हम यहां निकालें, आप ये समझिएगा, ये जो ना 6PE/V²D, ये भी 6PE/V² है और ये भी 6PE/V² है, लेकिन वो है कंप्रेसिव, क्योंकि लोड उस साइड में लग रहा है, और ये है टेंशन। है दोनों बराबर, लेकिन नेचर अलग अलग है। तो ये आपको मैंने इसकी जो नेचर है ना 6PE/V²D, ये प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। ये एंड लिखा है मैंने, इट इज नॉट ओ आर, इट इज ओ आर, और नहीं है, एंड है। एवं मतलब प्लस भी है और माइनस भी है। ये एट डी और एट सी, तो सी डी मैंने बिंदु बना दिए थे। जैसे देखो ये कॉलम का बेस है ना, ये सी और डी, तो सी पे देखो यहाँ इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगी और इस पे सबसे कम होगी। कम क्यों होगी, ज्यादा क्यों होगी? अरे भाई, बेंडिंग स्ट्रेस इधर कंप्रेशन है कि नहीं है, और मैं कंप्रेशन को प्लस कह रहा हूं, और डायरेक्ट स्ट्रेस तो हर जगह कंप्रेशन ही है। जैसे मान लो ये 5 है, ये मान लीजिए आपकी 6 है, तो 6 और 5 11 हो जाएगी। लेकिन यहाँ यहाँ कितनी होगी? 5 तो ये प्लस हर जगह है, और ये 6 आपके माइनस हो गए, यहाँ फिर -1 हो जाएगी, यानी टेंशन पैदा हो जाएगा। जहाँ स्ट्रेस मिनिमम होती है वो डायरेक्ट माइनस बनने हो जाएगी। माइनस क्यों करते हैं? नेचुरल है, ये तो पूरे में थ्रू आउट पॉजिटिव है, कंप्रेशन ही है। और ये जो है यहाँ तो 0 है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, यानी उधर कंप्रेशन है, इधर टेंशन है। जिधर टेंशन होगा, ये जो पोर्शन है इसका बेंडिंग वाले पोर्शन में टेंशन होगा, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है ना उसमें तो हमेशा वो पूरा कंप्रेशन ही होता है। दोनों को जब मिलाएंगे, यानी इसको इसको ऐड करेंगे, तो बात कर रहा हूँ, वहां तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और वो भी प्लस है। पर इस साइड में माइनस हो जाएगा। 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर P0 बड़ा है, P0 बड़ा है, जैसे मान लीजिए 5 है, मान लो 3 ही है, तो 5 - 3 2 ही होगा, प्लस पे रहेगा। अगर P0 PV के बराबर है तो 0 हो जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस। और अगर ये P0 PV से बड़ा है तो प्लस तो ज्यादा है और माइनस कम है, तो कंप्रेशन रहेगा। लेकिन अगर PV P0 से बढ़ जाए, जैसे मान लो P0 है 5 और PV है 7, तो ये 5 - 7 यानी -2, यानी कि टेंशन हो जाएगा। तो अभी हम इस बात को आगे समझेंगे। फिलहाल तो आप एक बात समझ लें, ये हमारा P0 था और ये PV था। अब निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, P मैक्स एंड P मिनिमम। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होती है कि P0 में PV जोड़ दो। जोड़ कहाँ होती है? जहां दोनों की नेचर सेम होती है, डायरेक्ट भी कंप्रेशन, बेंडिंग भी कंप्रेशन, जुड़ जाएंगे दोनों। और P मिनिमम किधर होगी? यहाँ पे P0 - PV। हम डायरेक्ट स्ट्रेस में से बेंडिंग करा देंगे। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि P0 बेंडिंग स्ट्रेस यानी PV से बड़ी है, तो P0 - PV प्लस में आएगा, यानी कि मिनिमम स्ट्रेस भी कंप्रेशन ही होगी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर होते हैं P0 PV, उस केस में 0 हो जाएगा, यानी मिनिमम स्ट्रेस 0 हो जाएगी। कब? अगर P0 PV के बराबर है तो। अगर PV बढ़ जाए P0 से, यानी कि P0 मान लीजिए 5 और 7 हो जाए, उस केस में PV यानी P मिनिमम वो टेंशन हो जाएगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अब आता है रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। परिणामी प्रतिबल, रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, ये जो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस होता है ना, उसकी एल्जेब्रिक सम है। देखो लिखा ना, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। जो हमने किया ना, ये P0 + PV, P0 - PV लिखा ना, P मैक्स और P मैक्स और P मिनिमम। P मैक्स और P मिनिमम को ही रिजल्टेंट स्ट्रेस कहते हैं। तो ये
आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रिजल्टेंट स्ट्रेस। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर P0 PV के बराबर है तो ये बनेगा डायग्राम। इधर तो ये P0 प्लस PV मिलकर इतना बड़ा हो जाएगा, और इधर जीरो स्ट्रेस, क्योंकि P0 PV के बराबर है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ इस चीज को, आप इसको ध्यान से देखें इस चीज को। यहाँ देखिएगा, अगर ये 5 है तो ये छोड़ 5 ही है, और ये भी 5 है मान लो, वहां तो क्या हो जाएगी, 5 और 5 मिलकर 10 हो जाएंगे, दोनों कंप्रेशन है। और इधर इस एंड पर ये 5 प्लस है तो 5 माइनस भी तो है, तो 0 हो जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ आपको मैं। तो ये डायग्राम समझिएगा, ये P0 PV के बराबर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, डिटेल में ध्यान रखना। जब P0 PV के बराबर हो, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस बराबर हो, तो P मैक्स तो ये हो जाएगा और P मिनिमम 0 हो जाएगा। अब ये P0 PV से बड़ा है, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा है। तो ये तो हमेशा P0 प्लस PV ही होता है, और इस बार चूंकि P0 बड़ा है और P0 होता है डायरेक्ट यानी कि कंप्रेशन, तो कंप्रेशन बड़ा है तो भाई अगर हम P0 में से PV घटाएंगे तो प्लस ही रहेगा। जैसे मान लो P0 है +7, PV है -5, तो +2 रहेगा ना, ये प्लस रहेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। ये छोटी लाइन दिख रही है ना, ये P0 माइनस PV है, और वो P0 प्लस PV है। यहाँ पॉइंट है, 0 है, P0 माइनस PV 0 हो रहा है। और ये देखिए P0 इज लेस देन PV, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस से कम है। तो वो तो P मैक्स तो हमेशा प्लस में रहता है, इस बार जो P मिनिमम है वो तो कुछ नेगेटिव हो गया, क्योंकि P0 PV से छोटा है। जैसे PV है 5 और असल P0 है 5 और PV है 7, तो 5 माइनस 7 -2 हो जाएगा, यानी कि टेंशन हो जाएगा। ये हमने टेंशन शो किया। ये स्थिति कभी भी होनी नहीं चाहिए डैम के अंदर। डैम भी एक तरह का कंप्रेशन मेंबर ही है, क्योंकि अगर बांध का जो बॉटम है, बेस है, वहां पे ऐसा टेंशन पैदा हो गया तो फिर उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा और जल्दी हो जाते हैं। तो कभी भी किसी कंप्रेशन मेंबर के बेस पर टेंशन स्ट्रेस तो होनी ही नहीं चाहिए। तो कई बार पूछते हैं कि टेंशन नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे अगर टेंशन नहीं होने देना है तो या तो P0 PV से बड़ा होना चाहिए या P0 PV के बराबर होना चाहिए, यानी कि P0 शुड बी मोर देन और इक्वल टू PV। अब देखिए एट सी, P जो है वो P मैक्स है, जो कि P0 प्लस PV एट डी, ये CD में आपको समझा चुका था अभी थोड़ी देर पहले। देखिएगा C पे होगा P मैक्स और D पे होगा P मिनिमम। ये देखो, ये तो एलिवेशन है, प्लान में देखो C यहाँ देखा है मैंने, ये यहाँ होगा P मैक्स, यहाँ होगा P मिनिमम। नोट, P0 व PV के संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन सूत्रों में दिए जाएंगे। हमने इस फॉर्मूले में माइनस प्लस लगा दिए। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है P0 की PV की, वो रख के हम आंसर निकालेंगे। अगला पॉइंट, कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। जो एक्सट्रीम फाइबर है ना, देखिए इसको कहते हैं एक्सट्रीम फाइबर। मैं फिर आपको कह रहा हूँ बार बार, जैसे इसके अबाउट एसेंसिटी है, तो ये एक्सट्रीम फाइबर है, दूर से दूर जो फाइबर है, और ये भी एक्सट्रीम फाइबर है, ध्यान रखना। वो एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, यानी जितना ज्यादा दूर हो सकता है, इधर भी और इधर भी। तो आगे जो है ध्यान दीजिएगा, वो ये है कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर पर या तो स्ट्रेस 0 हो या कोई टेंशन ना हो। उसके लिए कंडीशन ये P0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू PV। डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से या तो ज्यादा होनी चाहिए या
बराबर होनी चाहिए। अगर P0 PV के बराबर है तो मिनिमम स्ट्रेस 0 होगी, 0 स्ट्रेस। और अगर P0 PV से बड़ा है तो मिनिमम स्ट्रेस कंप्रेशन होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको टेंशन पैदा नहीं होने देना है बेस पे, तो P0 हमेशा PB के या तो बराबर एट द मोस्ट या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। और P0 का मतलब है डायरेक्ट स्ट्रेस, PV का मतलब है बेंडिंग स्ट्रेस। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है ये, आप याद कर लें, कई बार 1 नंबर सवाल हो सकता है। When direct stress is greater than or equal to bending stress, there is no any tension at the bottom of the structure. अब देखिएगा अगला पॉइंट, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता की सीमा। ये सब आप जब कर रहे हैं ना, आप समझ लो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो आप थ्योरी के। हाँ, और न्यूमेरिकल इन्हीं की बेस पे होंगे। ये देखो कंडीशन दी है, आपको पता होना चाहिए कि P0 की वैल्यू PV से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है, ये इट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर नो टेंशन। अब हम देखिए 2 केस ले रहे हैं, उसके अंदर देखिए सीमा के लिए हम 2 केस ले रहे हैं। पहला रेक्टेंगुलर, दूसरा सर्कुलर। पहले लेंगे रेक्टेंगुलर। तो हमारा कंडीशन क्या था, और रेक्टेंगुलर कैसा ले रहे हैं, ध्यान देना, सॉलिड रेक्टेंगुलर। फिलहाल हम ले रहे हैं सॉलिड, हम हॉलो नहीं ले रहे हैं। हालांकि हॉलो के सवाल भी करेंगे बाद में। हॉलो ऐसा होता है, मैं आपको समझा दूं यहाँ पे। ये देखिए ऐसा कोई सेक्शन है कॉलम का, ये सॉलिड है, ये जिसमें ये बी है और ये डी है। और ये जो क्रॉस सेक्शन है कॉलम का बॉटम में, ये हॉलो है, खोखला है। ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल डी है, ये अंदर स्मॉल बी है, ये अंदर स्मॉल डी है। कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल बी, स्मॉल डी। तो ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, उससे मैं आपको समझाएंगे सारी बातें। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर, वो सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो P0 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू PV। नाउ व्हाट इज P0? P अपॉन BD। व्हाट इज PV? हम अभी कर चुके हैं 6P अपॉन B स्क्वायर D, आपको भी सिखा चुका हूं थोड़ी देर पहले। अब देखिएगा ध्यान से, अगर P और ये B और D इधर भी है, P B और D, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ सब ये कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों साइड से कट जाएगा, तो 1 रह जाएगा, 1/1 मोर देन इक्वल टू। अब देखिए P गया, B गया, D गया, तो 6E अपॉन B बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1/1 तो 1 ही होता है, 1 बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 6E अपॉन B से। या यूं कह सकते हैं कि 6E अपॉन B जो है 1 से छोटा या बराबर। देखो एरो नहीं, नुक्का उधर लगा हुआ उस साइड में, जिधर ये पॉइंट होता है ना, वो चीज छोटी होती है। जैसे मैं कहता हूं कि 6 5 से बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 5 6 से छोटा है। जो चीज छोटी होती है उधर पॉइंट होता है, और जो चीज बड़ी होती है उधर एरो खुला होता है। ये तो 6 5 से बड़ा है, और वो 5 6 से छोटा है, एक ही चीज है। जिधर छोटा होता है ना, उधर ये पॉइंट बन जाता है। वही चीज यहाँ देखिए आप, यहाँ 1/1 है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6E अपॉन B। या यूं कहूं कि 6E अपॉन B इज लेस देन इक्वल टू 1। अब 6E इज लेस देन इक्वल टू B, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब प्लस हो तो B हमेशा प्लस ही होता है, D कभी BD वगैरह कभी माइनस में नहीं होते हैं। और 6E इज लेस देन इक्वल टू B इंटू 1B। और E, अब हम दोनों तरफ 6 का भाग लगा रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 6। हम ये जो होती है क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी, इसमें दोनों तरफ प्लस का भाग लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो 6 का भाग लगाऊंगा ना, तो 6E अपॉन 6E रह जाएगा, वहां 6 का भाग लगा तो B/6 हो गया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको,
ये एसेंशियल कंडीशन है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए कि एसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू b/6। अब बात चलती है केस 2 सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन ऐसा होता है, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, ये होगी एसेंट्रिसिटी ई, स्ट्रेस क्या होगी डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया पी अपॉन ए बी। यहाँ एरिया जो रेक्टेंगल में क्या था बीडी था, यहाँ एरिया होगा इसका सर्कल का। सर्कल के एरिया कितना होता है π/4d², तो π/4d इसका अंदर का डायमीटर दिख रहा है आपको, और ये 4 पर चला जाएगा 4p/πd² हो गया। अब बात करते हैं पीबी की बेंडिंग स्ट्रेस की। तो बेंडिंग स्ट्रेस होती है m/i/y। m तो वही p × e, और i आप जानते हैं रेक्टेंगल इसमें सर्कल में πd4/64, πd4/64 और y d/2। अरे भाई मैक्सिमम e की वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे ये लोड भी है ना, इस y एक्सिस से ज्यादा कितना दूर जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ये पूरा डायमीटर नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर का आधा हो गया। ये यहाँ भी आ सकता है, ये भी डायमीटर का आधा है। दूरी कहाँ से नापते हैं, वाई एक्सिस से। वहां जाएगा तभी d/2, ये आएगा तभी d/2, वाई हो गया इसका d/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64 ऊपर चला जाएगा, 64p/d/2πd4। मैंने2πd4 को 2π लिख के d4 को मैंने d/d³ लिख दिया, d से d कट गया, 2 से कट गया 64 32 बार, तो 32p/πd³। ये हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो इससे देखिएगा पीवी का फॉर्मूला बन गया 32p/πd। रटना नहीं आपको, इसको जैसे मैंने किया ना ऐसे आप करें। नाउ p0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू pv, ये तो एसेंशियल कंडीशन है, और नो टेंशन एट बेस, और p0 था 4p/πr², तो इसका ये वैल्यू अभी देखिए ये वाली, और ये 4p/d² सब कट जाएगा, 4×8 = 32, p कट जाएगा, पाई कट जाएगा, d² कट जाएगा, तो बड़ा फॉर्मूला। या जब काटेंगे 32 को 4 से तो 8 आएगा, p कट गया, e रह जाएगा, और πd² कट जाएगा, तो ये πd³ है तो d रह जाएगा। यानी कि 1 इज मोर देन इक्वल टू 8e/d, या 8e/d इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब दोनों और d से गुणा कर दिया, तो 8e इज लेस देन इक्वल टू d, और e इज लेस देन इक्वल टू d/8। यानी जो एसेंट्रिसिटी है वो d/8 से या तो कम हो या एट द मोस्ट बराबर हो, तो टेंशन नहीं होगा। मैं एग्जैक्टली आपका जो बोर्ड का सिलेबस उस पे चल रहा हूं। नाउ 126 कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन हम कर चुके हैं सारा। ये देखो, ये दो मैंने कोर बनाया है, दिख रहा है आपको, ये इट इज कोर। देखो मैंने बताया था एसेंट्रिसिटी b/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इधर भी b/6, इधर भी b/6। ये जो पॉइंट इरोड है ना, इधर यहाँ तक जा सकता है, उधर वहां तक जा सकता है। अच्छा मान लो एसेंट्रिसिटी उसका वर्ड होती, एक्स का वर्ड होती, जैसे ये b/6 है ना, वैसे ये इधर बन जाएगा आपका d/6 dy, क्योंकि ये d है, ये d/6 d/6, ये अबाउट x एक्सिस बन जाएगा। अब देखिएगा अगर मैं d/6 में d/6 जोड़ू, देखो ये ये d/6, ये भी d/6, तो d/3 हो जाएगा। ये देखिए d/, ऐसे अगर मैं b/6 में b/6 जोड़ दूं, b/3 हो जाएगा। ये देखिए ये जो ना, ये वाला यहाँ से आता है, ये b/3 है। ये मैंने यहाँ लिखना भूल गया क्या जिंदगी में, हाँ नहीं लिखा मैंने, अब लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये वाला इट इज b/3, जैसे ना d/3, जैसे b/3। ये हो गया मिडिल थर्ड, इसे कहते हैं मध्य तिहाई। ये कहलाता है मध्य तिहाई नियम। ये कोर है, मिडिल थर्ड कोर है। यानी अगर आपका जो फोर्स का जो रिजल्टेंट है
जो भी स्ट्रेस आपको लग रही है उस फोर्स के कारण, वो इस जोन से निकलता है। इस जोन से तो कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, इस जोन को क्रॉस कर जाता है यहाँ से, इस कोर से बाहर, फिर टेंशन होगा। नो केस दो सर्कुलर सेक्शन में ये कोर है। कारण क्या, याद करो, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, D/8 जस्ट पिछले पेज पर। ये देखिएगा, E शुड बी लेस देन इक्वल टू D/8, लेस देन होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा इक्वल टू मान लो D/8। अगर मैं D/8 इधर जाऊं D/8 और उधर भी D/8, तो मिलके कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। अगर ये D/8 है, ये D/8 है, तो मिलके D/4 हो गया। ये मिडिल फोर्थ हो गया, मध्य चौथाई के, इसे कहते हैं मध्य चौथाई नियम, उसे कहते हैं मध्य तिहाई नियम। तो D/4 व्यास वाला जो सर्कल होगा, ये सर्कल हैविंग डायमीटर D/4, ये जो सर्कल है, इट इज कोर सर्कल। अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस इस सर्कल के अंदर से निकलती है तो कोई टेंशन नहीं होगा, और उसको क्रॉस करती है तो फिर टेंशन हो जाएगा। लास्ट पेज हमारा 1 to 7, मिडिल थर्ड रूल। ये देखो एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, ये सब 2017, 2015, 2013, 2012 सब आया हुआ है। बिंदु 1 to 6 में, यानी इसके जो पहला वाला पॉइंट था ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बिंदु 1 to 6 में कोर ऑफ सेक्शंस दिखाए गए हैं। इसके अंतर्गत जो केस 1 है, ये आपको हमने 2 कोर सेक्शन दिखाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो पहला जो केस है, ये कहलाता है मिडिल थर्ड रूल, मध्य तिहाई नियम। केस 1 में आयताकार खंड के लिए, यानी कि फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ABCD जो बताया मैंने, वो कोर ऑफ सेक्शन है। इस समचतुर्भुज, ये रोम्बस होता है एक्चुअली, इस समचतुर्भुज के विकर्ण, यानी कि डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस, उसकी लेंथ क्या होगी, B/3 और D/3 से कह चुका हूँ। B/3 का मतलब B का 1/3 है, और D/3 का मतलब D का 1/3 है। B का 1/3 और D का 1/3, यानी कि B का मध्य तिहाई, विड्थ का मध्य तिहाई, और ये D का मध्य तिहाई, इसलिए ओवरऑल क्रॉस सेक्शन का मिडिल थर्ड हो गया। इट इज कॉल्ड एज मिडिल थर्ड। तो अब अगली, जब तक स्तंभ पर लगने वाला भार P इस कोर की सीमा में रहता है, टिल द फोर्स P is within this core, then there is no any tension at base of the column. तब तक स्तंभ के आधार पर कभी भी तनाव प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। यही मध्य तिहाई नियम है। अगला जो पॉइंट था ना 1 to 6, उसके अंतर्गत मध्य चौथाई नियम भी होता है। ये भी एग्जाम में 2019, 2015, 2014 में आ चुका है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। अगर पूछे ना कभी मध्य चौथाई नियम, आपको जब कभी भी मध्य चौथाई नियम पूछे तो आप ये कोर बना दीजिएगा, ये वाला। हाँ, एक और बात ध्यान रखें, कई बार पूछते हैं कि मध्य तिहाई नियम किससे संबंधित है, आप लिखेंगे रेक्टेंगुलर से, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले कॉलम से। और मध्य चौथाई नियम, मिडिल फोर्थ रूल, किस प्रकार की कॉलम सेक्शन से अटैच्ड है, ये संबंधित है, आप लिखेंगे सर्कुलर कॉलम सेक्शन से, है ना, सर्कुलर सेक्शन है ये। इस तरह से मैंने आपको ये पूरा जो चैप्टर है आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, पूरे मैंने सब पॉइंट समझा दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन सबको नोट भी किया होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।